हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 11th क्लास से हमारी इकोनॉमिक्स को हम लोग आपका बेसिकली देख रहे हैं 11th क्लास में। तो जो हमारा आपका चैप्टर चल रहा है, तो चैप्टर आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर को हम लोग आपका गौर कर कर आपका हम इसे देख रहे थे। इसी चैप्टर में से हम बहुत सारे चीजों को बड़े अच्छे से आपका देख चुके हैं कि हमारे भारतीय साम्राज्य की धुरी है और कैसे इस आपका साम्राज्य को महत्वपूर्ण आपका समझा गया है ब्रिटिश काल के अंतर्गत। इस पृष्ठभूमि को भी आप बड़े अच्छे से और बहुत सही रूप में आप इसको मान सकते हैं कि आखिर में ये क्या रही है। फिर हमने इसके परिचय पर गौर किया था कि इसका परिचय क्या था, किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की हम लोग आपका जो मूलभूत विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को पढ़ने का और उनको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये हमारी बेसिकली कोशिश थी इसके अंतर्गत। तो हमने देखा कि कैसे जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो औद्योगिक क्रांति के लिए उनको रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी। तो भारत की अर्थव्यवस्था को उन्हें केवल कच्चा माल प्रदाता तक के रूप में ही सीमित रखा और जो उनका शासन था वो एक शोषक परक के रूप में ही था। उनके लिए भारत का विकास हो या ना हो उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था। जो भी व्यवस्था उन्होंने चलाई है वो सब अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए थी। हालांकि बाद में उनका भारतीयकरण जब हुआ तो उनका भारतीयों को प्रॉफिट मिला है। ठीक। तो अब ये भावी विकास का मूल्यांकन अगर हम करें तो एग्जैक्ट फॉर्म में हो, 100% करेक्शन हो, ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। फिर उसके बाद औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत हमारे यहाँ लो लेवल का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसका पूरा प्रोसेस हमने समझा, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर हो, चाहे वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी जो आपका विनिर्माण क्षेत्र है उसमें है। और आप जानते हैं कि भारत की 2/3 पॉपुलेशन किसमें लगी है, आपका एग्रीकल्चर में। और आज भी भारत की एक अच्छी खासी जनसंख्या लगभग लगभग अगर मैं आपको कहूँ कि आपका 57% आपकी पॉपुलेशन डायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और लगभग 67 प्लस जो पॉपुलेशन है वो जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर पर आपका डिपेंडेंट है। तो सूती उद्योग में भारत की क्या भूमिका थी, आप इसको बड़े गौर करके समझ सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन भारत की रही होगी। इसी के साथ आप देखिए कि हमने बहुत सारे संवर्धन और राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय को नापने की हमने कोशिश की और इस समय बहुत सारी विसंगतियां और आपसी मतभेद हमको राष्ट्रीय आय के आकलन में हम लोगों को फेस करने पड़े। लेकिन इस विषय में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक हमारे दादा भाई नौरोजी हुए हैं 1863 के आसपास या 1848 के आसपास समथिंग। इन्होंने क्या किया है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय है इन्होंने आकी है। और जब इन्होंने आकी थी तो 20 रुपए बताई थी भारतीय प्रति व्यक्ति आय। किसने? दादा भाई नौरोजी ने कितना रुपए बताई थी? 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी। क्लियर है? ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी प्रति व्यक्ति आय का आकलन किस स्तर पर किया गया था, क्या क्या था। फिर सिराज फराडे आए, डिग्बी आए। देखिए फिर उसके बाद तो वैज्ञानिक रूप से भी हुई लगभग 37 में, 1937 के आसपास। फिर 1949 में एक आपका हमारे पीबी महावलिस की अध्यक्षता में एक आपका संगठन बना और सीएससी का जिसमें आपका सांख्यिकी जो आपका मंत्रालय है वित्त विभाग के अंदर उसका आपका संगठन होकर और हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म में उसको ज्ञात करते हैं कि भारत की नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आप देखते हैं कि टोटल भारतीय की इनकम को जोड़ा जाता है और पर कैपिटल आपका इनकम निकालने के लिए टोटल देश की इनकम अपॉन पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारी पर कैपिटल इनकम जो है हमको मिल जाती है। उसके बाद आप देखिए हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो ब्रिटिश उपनिवेश काल में या उससे पहले का कोई भी कह रहा हो, एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करता चला गया है। क्या क्या करता है? एक इम्पोर्टेंट आपका रोल प्ले करता चला है। ठीक। और इसी में ये सारी चीजें आपका
बनी हुई भी चली है। ठीक, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि मध्य ही रोजी रोटी कमाती रही है। एक बड़ी जनसंख्या व्यवसाय होने के कारण कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया भी हमको देखने के लिए मिली है। ठीक, तो ये सारी चीजें, ये सारी गिरावटें, इन पे सारे मुद्दे, ये सारी चीजों को हमने अपने इस लेक्चर में जुड़कर और गौर कर कर एक एक कर कर उनको बहुत अच्छे से पहचानने की और जानने की कोशिश की है, और हमने इसमें प्रयास भी किया है। उत्पादन में वृद्धि हुई है, उत्पादकता क्या है, कैसे हमारी उत्पादकता में आपका कमी आ रही है, इस कमी को पहचानना और इसको देखने की भी हमने बहुत सारे प्रयास इसमें किए हैं। क्लियर है? और आप देखते हैं कि जो हमारा भू राजस्व सिस्टम था, उसके माध्यम से आप देखिए कितनी सारी कमी जो है हमारे देश में वो आई है। क्या आई है? कितनी कमी आपका हमारे यहाँ देश में आ गई थी। तो हमने ये भू व्यवस्था को हमने इसमें देखा, और आप देखते हैं कि महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी व्यवस्था आपके शुरू की गई थी, और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर सबसे पहले भू व्यवस्था। क्लियर है? आप देख सकते हैं कि आपका किस तरह से आप जमींदारी सिस्टम को आप लोग बहुत अच्छे से आपने सोचा भी होगा, और बहुत सारी ऐसी मूवियों में आपको समझाया गया होगा। जो आप देखते हैं, जो आपका किसानों का जो इनकम थी वो भू राजस्व व्यवस्था, मालवाड़ी और रैयत व्यवस्था ने पूरा खत्म कर दिया था। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत इंक्लूडेड थी। इनको देखा हमने एक एक कर कर, इन पर हम लोगों ने बात भी की और गौर भी की। उर्वरकों का उस समय नगण्य प्रयोग था। जब उर्वरक, आप देखिए, जब किसी खेती की अगर उत्पादकता क्षमता खत्म हो जाती है तो उसके लिए सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक और अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस समय आपका कृषि में कोई भी किसी प्रकार का निवेश जो था वो आपका नहीं था, बल्कि क्या थी, शोषक परक के रूप में ही खेती को प्रयोग में लाया जा रहा था। ये सारे थी, और उसमें भी हमने व्यवसायीकरण कर दिया। हम लोग उसमें कमर्शियल एग्रीकल्चर के रूप में नकदी फसल जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, नील हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ होगी, चाय होगी, इनका हम लोग आपका प्लांटेशन करा, इनका एग्रीकल्चर हम लोग कराने लगे। तो किसान अपनी जमीन पर मजदूर बन गया। ठीक, नकदी फसलों का उपयोग हुआ, और वो सारी कहाँ जा रही थी? आपका इंग्लैंड के कारखाने में मैन्युफैक्चर होकर वापस कहाँ आती थी? आपके इंडिया के बाजार में। यानी कि वो लोग भारत को कैसे यूज कर रहे थे? मल्टीपर्पज के रूप में यूज कर रहे थे। मल्टीपर्पज का मतलब है रॉ मटेरियल के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को यूज किया, और फिर उसी रॉ मटेरियल से आपका तैयार जो उत्पाद थे, जो आपके प्रोडक्ट थे, उनको भारतीय बाजार में बेचा। यानी कि जो भी पैसा था सब कुछ अंत रूप से कौन खा रही थी? ब्रिटिश कंपनी। ठीक, ये उनकी इस तरह की शोषक परक नीति थी, जो हमको कई सालों के बाद जाकर ये चीजों का हमको विषय में ज्ञान हुआ। चलिए इस आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद है औद्योगिक क्षेत्र। तो पहले एक बार इसको देख लीजिए, जितना पढ़ा है इसमें कुछ पूछ लीजिए, कोई डाउट आपका रह गया हो, अगर आप लोगों ने घर पर रिवीजन करा हो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में देखिए, इंग्लैंड में जब आपका औद्योगिक वापी क्रांति हो रही है तो उन्हें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। वो रॉ मटेरियल को कहाँ से कंज्यूम करेंगे? जो उनके कॉलोनियम, जो आपकी कंट्री है, जो उनके उपनिवेश है, और उपनिवेश कौन है? भारत, इंडोनेशिया के साथ और बहुत सारे। भारत, देखिए, जब भारत गुलाम था, ऐसा नहीं केवल भारत था, नहीं, 54 कंट्री उस समय उनकी आपकी गुलाम थी, और कहते थे ब्रिटेन का कभी भी आपका सूर्यास्त नहीं होता था। ऐसी मान्यता थी 17वीं 18वीं शताब्दी तक, बल्कि 19वीं सदी तक, 1920 में भी रहा है कि क्या है कि कभी भी ब्रिटेन का सूर्यास्त जो है आपका नहीं हुआ है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ जो आपका ट्रेडिशनल आपका शिल्प कला थी, रेशम के कपड़े थे, सूती कॉटन कल्चर हमारे यहाँ बहुत आपका फेमस था, और भारत की जो भी आपकी परंपरागत विनिर्माण था वो सब उन्होंने क्या कर दिया? पूरा समाप्त कर दिया। अब हो क्या रहा था? अब आप देखेंगे इसके पीछे भी दोहरा कारण काम कर रहा था। वो क्या चाह रहे थे कि भारत से हम कच्चा माल भी लें, और कच्चे माल के साथ जो भारत का रॉ मटेरियल है हम लोग उसको कहाँ शिफ्ट कर दें? आपका बाजारों में। बाजारों में कैसे आएगा? जो हमने अपना कच्चा माल दिया है वो रॉ मटेरियल आपका तैयार होकर कहाँ आ रहा है? वापस भारतीय बाजारों में आ रहा है। अब जो स्थानीय उत्पाद है, अब उनकी तो आपकी डिमांड है,
मान लीजिए पहले भारतीय कपड़े की डिमांड थी, लेकिन भारतीय कपड़ा है नहीं, तो अब उसकी जगह कौन आ रहा है? ब्रिटिश कपड़ा आ रहा है। और ब्रिटिश कपड़ा आ रहा है वो कैसे है? भारतीय की तुलना में अच्छा है और सस्ता भी है। तो लोग किसकी तरफ बढ़ गए? भारतीय बाजारों को छोड़कर जो आपका विदेशी द्वारा जो आपके निर्मित बाजार थे उनकी तरफ वो आगे बढ़ गए, और उनकी मांग भी थी। और क्या हो गया था कि भारतीय बाजारों का मांग का प्रसार हुआ, और इंग्लैंड के जो आपके सस्ते उत्पाद थे वो लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। ठीक, पटसन तक आप देखिए, ऐसा कहते हैं कि एक समय था कि बंगाल में आपका जो सूती मिल थे उनमें अकाल पड़ गया, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं कर पाए रेट के रूप में भी, क्वालिटी के रूप में भी, जो आपके इंग्लैंड से कपड़ा आ रहा था। क्लियर है? और इस तरह से बहुत सारी चीज हुई। भारत में कुछ और अन्य उद्योग भी लगे जो आपका लगभग 20वीं शताब्दी के आरंभ में आपके लगाए गए थे, और ये थे लोहा उद्योग और इस्पात उद्योग। इसमें एक फैक्ट्री लगती है टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको हम लोग आपको बोलते हैं टिस्को। और 1907 में यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में एक फैक्ट्री लगी है जिसका नाम है आपका टिस्को। चलिए, फिर आपका सेकंड बढ़वार होता है, और सेकंड बढ़वार में कुछ आपके नए चीज उसके पास स्टेबल होते हैं, और औद्योगिक चीज जो है वो आपके डेवलप हो रहे हैं, और पूंजीगत जो आपके उद्योग हैं उनकी भी स्थापना अब क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है। और आप देख रहे हैं इस समय जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका जो योगदान है बड़ा कम है, क्योंकि नए उत्पाद क्षेत्र में आपकी कमी है। क्लियर है? और हमारे यहाँ रेलवे लाइन, विद्युत लाइन, संचार, इनका तक वो आपका सीमित थे, और ये भी क्या कर रहे थे सब, अंग्रेजी को की जितनी सहायता चाहिए थी ब्रिटिशर लोगों को, वो ही आपका सिस्टम वो आपका डेवलप कर रहे थे। इसके लिए बेसिकली अपने लिए, तो उनको जितनी भी चीजें आपकी डेवलप करनी थी वो सेल्फ के रूप में थी। अगला है विदेशी व्यापार। अब देखिए, हमारे यहाँ कोई ट्रेड कोई आज की नई बात नहीं, हम ट्रेड जो है आपके प्राचीन काल से करते चले आ रहे हैं। हमने सूती वस्त्रों का, रेशम का, शिल्प कलाओं का, कच्ची मिट्टी के बर्तनों का, हीरो का, आभूषण का, मनके का, कौड़ियों का, और बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य रत्न हैं जिनका हमने आपका ट्रेड किया है। तो ट्रेड हमारी कोई नई बात नहीं थी, और बहुत पुराना था। और हम लोग क्या करते थे, शुल्क, आपका सीमा शुल्क की आपका नीति लगाकर इन्होंने भारत के ट्रेड को आपका प्रभावित किया। उसका जो स्ट्रक्चर स्वरूप था पूरा चेंज कर दिया। अब जो हमारे रेशम के कपड़े थे, ऊनी कपड़े थे, चीनी थी, नील, पटसन आदि का निर्यात हो रहा था। साथ ही जो हमारे मेन थे, हमारे उपभोक्ता परेशान हो रहे थे। ये सारी समस्या जो है हमको यहाँ देखने के लिए मिल रही थी। इसके बाद हमने जननांकी की बात की थी कि सबसे पहले जो हमारी काउंटिंग जनगणना हुई 1881 के आपके समय में हुई, और क्या रहा कि बाद में हर 10 साल में क्या होने लगी, भारत की जनगणना होने लगी। और मैंने आपको बताया कि 1921 से पूर्व में जनसंख्या संक्रमण की शुरू हुआ, और जो उसका प्रथम स्टेप था, फिर सेकंड स्टेप 1921 में आया। और सामाजिक आर्थिक विकास में हमने आपका देखा कि इस समय जो आपकी मेल आपका लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी 1921 में, 16%। महिलाओं की ना के बराबर थी, फिर भी जो इस समय आकी गई आपका 7% आकी गई। और यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तो अच्छी ही नहीं थी। और इस समय अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारे संक्रमण रोग ऐसे थे जिनका प्रकोप था, जैसे हैजा हो गया, क्लियर हो गया, प्लेग हो गया। ठीक, इन बीमारी से ही, दस्त हो गए, इनसे ही भारत के बहुत सारे गांव के गांव खाली हो जाते थे। क्लियर है? लेकिन आज ऐसी चीजें नहीं है। उस समय सकल मृत्यु दर और आपका शिशु मृत्यु दर, मैंने आपको बताया कि उस समय शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 218, यानी कि 1000 बच्चों पर 218 बच्चे ऐसे थे जो 1 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाते थे। फिर मैंने जीवन प्रत्याशा देखी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी, तो आज कितनी है, 69। उस समय कितनी थी, 32 साल, यानी कि उस समय मैक्सिमम आदमी 32 साल जीता था, क्योंकि रोगों की बारंबारता इतनी थी, वो किसी ना किसी को अपनी चपेट में ले लिया करता था। ठीक, तो इस तरह से आप आपका देख रहे थे। और ये थी उस समय जो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका जिनके घर नहीं है, वो आपका भारत की एक खूब बड़ी जनसंख्या पर वंचित रहते अपने घरों से, इस तरह से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक, चलिए नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और व्यावसायिक जो आपकी संरचना है इसको थोड़ा सा हम लोग
आपका देख लेते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि औपनिवेशिक काल में विभिन्न उद्योग में लगे कार्य श्रमिकों का अनुपात विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि का सबसे बड़ा भाग आपका व्यवसाय था, 70 से 75 जनसंख्या इसमें लगी हुई थी। विनिर्माण और सर्विस सेक्टर में 10 से तथा 15% से 20% जन समुदाय रोजगार ही मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषयकता की वजह से एक बहुत बड़ी समस्या विलक्षण बनी हुई थी। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि आज के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के प्रांतों में, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्य बल के लिए आपकी कृषि क्षेत्रों पर निर्भरता में आपकी कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के महत्व में आपका तुरंत बाढ़ आ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों का अनुपात भी आंका जा रहा था। तो ये स्थिति थी उस समय आपका लोगों के जो आपका कमर्शियल जो आपका स्ट्रक्चर था, यानी कि आप सोचेंगे सबसे बड़े रूप में लोग कहां पर लगे हुए हैं, तो एग्रीकल्चर में कितना % पॉपुलेशन लगे हैं, जनसंख्या का लगभग इतना, ठीक। और इतने लोग कहां लगे हैं, विनिर्माण और आपका सर्विस सेक्टर में, और इतनी खासी जनसंख्या कहां लगी है, आपका रोजगार पाने में आपकी लगी हुई है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपका बहुत अच्छे से आप इसमें देख सकते हैं। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो इसके बाद की बात आप देखिए, अगला नंबर है आधारिक संरचना का, बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। और आपका किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, लोगों के लिए आधारिक संरचना होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पतनों, जहाज परिवहन, डाक, तार आदि का विकास हुआ है। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधा प्रदान नहीं करता है। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित संसाधनों के ध्येय में किया गया। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात के संसाधन के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई थी उनका ध्येय देश के भीतर सेवाओं, आपकी सेनाओं की आवागमन और देश के भीतर भाग से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। यानी कि अंग्रेजों ने जो उस समय आपकी यातायात के लिए, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्रिटिश काल में जो आपकी सड़कें बनाई गई थी, मॉडर्न रोड थी, उनका उपयोग किस लिए कर रहे थे, एक देश से यानी कि देश के भीतर से आपको सेना को कहीं दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए वो क्या करते थे, अच्छी रोड होगी तो आपकी सेना जल्दी पहुंच पाएगी। क्योंकि भारत में उस समय बहुत सारे विद्रोह होते थे, उन विद्रोह को दबाने के लिए हमको क्या चाहिए थी, उन्हें आर्मी चाहिए थी, और आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था। दूसरा था उनका देश के भीतर से जो कच्चा माल है, जो आपका रॉ मटेरियल है, उसको निकटतम रेलवे स्टेशन ले जाया जाए या पतन यानी कि पोर्ट तक पहुंचा जा सके। यही था सड़क का मेन उपयोग, या तो सेना के लिए, कच्चे माल के लिए, वो आपका बेसिकली इसका प्रयोग कर रहे थे। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचने के सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाली सड़कों के मार्ग का निरंतर अभाव बना रहा। वर्षा काल में ही यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदा और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाई के कारण दूर भर हो गया। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलवे लाइन का आरंभ किया। भारत में रेलवे लाइन कब आई है, 1850 में। यही सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कि रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीके से आपका प्रभावित किया। एक तो इसमें लोगों को भू क्षेत्रीय संस्कृति व्यवधानों को आपका कम करना आसान, लंबी यात्रा करने के अवसर प्राप्त हुए। दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आत्मनिर्भर के रूप में आपका विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ। ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ा विस्तार आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, परंतु इसके लाभ भारतवासियों से मुश्किल से ही प्राप्त हुए। यानी कि जो आपका बेसिकली इसके प्रॉफिट थे वो भारत वाले को प्राप्त हो, ये बड़ा ही मुश्किल बात है। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पा सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे, देश की जो
भरपाई है वो आपका नहीं कर पा सकते थे। तो ये स्थिति थी उस समय की, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। और आप देख रहे हैं उस समय अकाल, आपदाएं, बाढ़, सूखा, ये बहुत सारी चीजें क्या थी आपके पड़ती थी, और जो आपका जन सामान्य जनमानस के लिए बड़ा हार्मफुल होती थी। लोगों का पूरा जीवन ही आपका डिस्टर्ब होता था। अब देखिए ये इमेज है बॉम्बे तथा ठाणे को जोड़ने वाला पहला रेल पुल है। देख लीजिए, ये पहला रेल पुल बनाया गया था जिसके ऊपर से रेल को गुजारा गया था। कब बनी है ये? 1854 में। और इस समय भारत गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक, देख लीजिए आप एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न हो आप पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया? चलिए, तो ये स्थिति है। सड़कों तथा आपका रेलवे के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्थाओं के आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्ग के विकास पर भी ध्यान दिया गया। किंतु क्या कह रहे हैं? किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उसे समय के आंतरिक जलमार्ग, अलाभकारी शुद्ध है, उड़ीसा के तटवर्ती नहर, विशेषकर उदाहरण यद्यपि नहरों के निर्माण के सरकारी कोस कर दिया गया और रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाए। नहरों के समांतर रेल मार्ग आपका विकसित होने के बाद भी जल मार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्यतः कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना था। दूसरी ओर डाक सेवा आवश्यक जनमानने की सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु ये बहुत ही अपर्याप्त थी। ठीक, आधारिक संरचना की वर्तमान अवस्था के विषय में आप चैप्टर नंबर 8 में बहुत अच्छे से तो आपका पढ़ोगे। ये टाटा एयरलाइंस है जो 1832 में आपकी क्षेत्र में आपकी उड़ान बढ़ी गई थी। देखिए टाटा एयरलाइंस ने। चलिए, तो लगभग चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। अब इस चैप्टर में हम थोड़ा सा जो है आपका निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। जितना पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में आपका आखिर में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या निकला है, क्लियर है? तो इस निष्कर्ष की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए निष्कर्ष को देखते हैं। कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कह रहे जो आपका 200 वर्षों से ये आपका गुलामी का आपका शासन रहा था, इसका जो आपका प्रभाव था भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई भी आयाम ऐसा नहीं था जहां पर इसने अपनी पैठ ना बनाई हो, अपनी पकड़ ना बनाई। कृषि क्षेत्र पहले ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार में आपका लदा था, उसमें आपका लदा पड़ा था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, विधिवत क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश की वृद्धि की मांग कर रहा था। ठीक, विदेशी व्यापार में तो केवल इंग्लैंड ही औद्योगिक क्रांति का पोषित रहा। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचना का उन्नयन, प्रशासन, जनोमुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों की जल कल्याणकारी मुखी बनने का आहार कर रही थी। सापेक्ष में देश की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी। यानी कि इतना सॉल्यूशन नहीं था हमारे पास जितनी सारी हमारी आपकी समस्या बनी हुई थी। और इस समय जो भी ब्रिटिशरों ने जो भी व्यवस्था को प्रारंभ किया उसका मेन ध्येय क्या था? ताकि हम लोग अपना मैक्सिमम अपना प्रॉफिट हम लोग अपना कर सकें, हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, हमारी जो बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका डेवलप हो सके, सारी चीजों को हम लोग आपका डेवलप कर सकें। यही पूरी कोशिश रही इस 200 वर्ष के दौरान। और भारत की हर एक क्षेत्र पर, अर्थव्यवस्था के हर एक पैठ पर, आयाम पर उनकी अपनी पकड़ थी। तो यही था पूरा चैप्टर। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं, एक बार पूरा देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
देख लिए बच्चों, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार की, कोई बच्चों को कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। तो अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई टॉपिक ऐसा पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।